प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे इस विकास की सौगात। काशी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज अंतिम दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल चर्चा में शांति और सुरक्षा पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का 86 साल की उम्र में निधन। दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में थे भर्ती। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरी से वर्ष 2027 तक भारत की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जताया अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 2 साल पूरे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा G20 देश रूसी आक्रमण को रोककर चाहते हैं शांति। अमेरिका रूस पर लगाएगा नए प्रतिबंध। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच आज से रांची में चौथे टेस्ट की शुरुआत। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम अजय बढ़त के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प की दिशा में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे वाराणसी में सड़क, उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी भारी प्रोत्साहन मिलेगा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री शुक्रवार को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री NH 233 के घरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और बुनकरों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। हमारी करीब 36 परियोजनाएं हैं जो 14,000 करोड़ की होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। और मुख्य रूप से लोकार्पण की ही परियोजनाएं ज़्यादा हैं, जिनमें 23 परियोजनाएं हैं वो 10,900 करोड़ रुपए की होती हैं। पिछले गत वर्षों में जो भी परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी थी, उनका उद्घाटन का समय आ गया है। तो कुल मिला के 33 जो प्रोजेक्ट हैं उस पर नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, जिनसे वाराणसी की कनेक्टिविटी आसपास के जो जनपद हैं उनसे अच्छी हो सकेगी। प्रधानमंत्री BHU के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के समीप रविदास पार्क में संत रविदास की नवस्थापित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वो संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का एक 50 करोड़ के से लागत का उन्होंने शिलान्यास किया था। वो प्रोजेक्ट अभी बनकर तैयार हो गया है। PM के दौरे से मंदिर आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका हार्दिक स्वागत है हमारा वाराणसी में। ऐसा ही राजा होना चाहिए देश में जो अपने पूर्वजनों की जन्मस्थली के ऊपर ऐसा अवसर पर वो इसका प्रतिमा का उद्घाटन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अमूल के उसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे जिसका 2 साल पहले 23 फरवरी को उन्होंने शिलान्यास किया था। इसी अमूल प्लांट को बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने DD न्यूज को खास तौर पर दिखाया और बताया कि प्रधानमंत्री की सोच यहाँ कैसे पूरी हो रही है। पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और यहाँ के किसान, महिला आत्मनिर्भर बने, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और ये संकल्प अभी साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के सौंदर्यीकरण के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें तालाबों के कायाकल्प और पार्कों की पुनर्विकास परियोजनाएं एवं 3D शहरी डिजिटल मानचित्र और डेटाबेस के डिजाइन एवं विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 आध्यात्मिक यात्राओं के साथ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग और पावन पथ के 5 पड़ावों पर सार्वजनिक सुविधाओं का पुनर्विकास, वाराणसी और अयोध्या के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज का शुभारंभ और 7 चेंज रूम, फ्लोटिंग जेटी तथा 4 सामुदायिक जेटी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक कैटामरन हरित ऊर्जा के उपयोग के साथ गंगा में पर्यटन के अनुभव को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री विभिन्न शहरों में IWAI के तहत सामुदायिक घाटों और बलिया में त्वरित पोन्टून उद्घाटन तंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी के प्रसिद्ध वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखेंगे। ये नया संस्थान वस्त्र क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वो BHU में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन करेंगे, जो शहर में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। वाराणसी से हरिकेश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री BHU के स्वतंत्रता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संस्कृत के मेधावी छात्रों और छात्राओं को पुरस्कृत करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए ये सभी युवा संस्कृत के छात्र हैं। BHU स्वतंत्रता भवन में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सांसद क्विज प्रतियोगिता, सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय से कल पुरस्कार हम प्राप्त करेंगे, तो हमें उस चीज से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे जितने अच्छे कार्य वो करते हैं, जैसे युग को बदल दिया उन्होंने, भारत के युग को बदल दिया, वैसे ही हम भी उनसे ऐसे ही अच्छे काम करने की प्रेरणा लें और हम भी अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री BHU स्वतंत्रता भवन जाएंगे, जहां वो संस्कृत विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। 2 दिन जो हमारी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता चली है काशी विश्वनाथ धाम में, जिसका आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने किया है, उसमें कुल 58 विजेता रहे हैं, जिसमें से जो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है उसके 3 विद्यार्थियों को चयन किया गया है, जो मंच पर जाएंगे, जो अपने अपने प्रतियोगिता के प्रथम हैं। इनको माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से पुरस्कार प्राप्त होगा। पूरे बनारस के सभी संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित विभिन्न श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिताओं का उद्देश्य संस्कृत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाना है। प्रधानमंत्री द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हम सभी छात्र छात्राओं के ज्ञान वर्धन के लिए तथा आगे आने वाले और प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्ण होकर भाग लेने के लिए किया जा रहा है। इससे हमें अपनी कमी की और अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपनी जो ताकत है उसका भी पता चल रहा है। देवाया आयुः प्रतिरंतु जीवसे, ये सभी संस्कृत के विद्यार्थी और उनके शिक्षक ये प्रार्थना कर रहे हैं कि देवों की जो आयु है वो हमारे प्रधान सेवक को मिले, ताकि वो देश का गौरव न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि इस युग में बढ़ाते रहें। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज, वाराणसी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से DD न्यूज ने खास बातचीत की है। कौशल राज शर्मा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ और मेरे साथ है वाराणसी के आयुक्त। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी का आगमन है उसको लेकर हमारे 3 साइट्स पे कार्यक्रम है।
और सारी ही साइट्स के कार्यक्रम की तैयारियां हमारी पूरी लगभग हो चुकी हैं। आज उनका आगमन है, उसके बाद जो कार्यक्रम है वो केवल 23 तारीख को ही है। तो कल सुबह जो प्रातः 10 बजे कार्यक्रम शुरू होंगे वो लगभग 3:30 बजे तक चलेंगे। उसी की फर्स्ट साइट जो यहाँ पे BHU का स्वतंत्रता सभागार है वहाँ हम खड़े हैं। तीनों साइट्स की प्रिपरेशन अंतिम चरण में है और लगभग चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। हर बार जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ वाराणसी को देकर जाते हैं। इस बार बनास डेयरी को समर्पित करने जा रहे हैं, तो कितना गर्व होता है आपको वाराणसी के आयुक्त के तौर पर और वाराणसी के वासी होने पे? वाराणसी को तो देखा जाए तो लगभग 30,000 करोड़ की सौगात ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं। अब की बार का जो भी कार्यक्रम है उसमें हमारे 35 प्रोजेक्ट हैं और उन 35 प्रोजेक्ट में लगभग 13,000 करोड़ की धनराशि इन्वॉल्व है। तो काशीवासी होने के नाते और यहाँ के अधिकारी होने के नाते बड़ा गर्व महसूस होता है कि इतने कार्यों से जुड़ा होने का मौका मिलता है। इसमें लगभग सभी विभाग के कार्य इन्वॉल्व रहते हैं, तो उतने विभागीय एक्सपोजर भी मिलते हैं और इतनी वैरायटी का काम है। जैसे हम देखें कि जो हमारे लोकार्पण हो रहे हैं प्रोजेक्ट, उनमें 4 बड़े नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, उससे वाराणसी की कनेक्टिविटी डेवलप होगी। इसी के साथ यहाँ पे अमूल का एक बहुत बड़ा प्लांट है जो 2 साल पहले उन्होंने ही शिलान्यास किया है। उसमें लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट मिल्क सप्लाई करने का मौका मिलेगा, किसानों की इनकम डबल होगी। इसी के साथ हमारे शहर की वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हों, चाहे एक इलेक्ट्रिक कैटामैरान लॉन्च करने का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे शहर के और सड़कों के, स्ट्रीट लाइट्स के या बाकी अन्य स्थापना के कार्य हों, इसी के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का LPG बॉटलिंग फिलिंग प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये पिछले 2-3 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही शिलान्यास किए गए थे। तो खुशी की बात यह है कि यहीं पे इनको लोकार्पित होते हुए देखना अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है और अच्छा महसूस होता है जब लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हम लोग भी जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकी मेहनत से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा ये हमारे माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना आयुक्त से कि बहुत गर्व की बात है वाराणसी के लिए और सौगातों का पिटारा लेकर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और हर बार की तरह वाराणसी और पूर्वांचल के विकास के लिए ये दौरा भी अहम होगा। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज, वाराणसी। तो बिल्कुल अगर आंचल देखा जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा तो बेहद खास और अहम है ही, लेकिन वहां की जनता भी बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री का इस वक्त कर रही है, क्योंकि बेहद प्यार वहां की जनता का हर बार प्रधानमंत्री को मिलता है और इसलिए PM जब भी जाते हैं बहुत सारी सौगात वहां देख के आते हैं। बिल्कुल, एक प्रधान सेवक के तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि कल उन्होंने 4 लेन का भी निरीक्षण किया, इसका उद्घाटन कुछ ही दिनों पहले हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जब जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं, बिल्कुल उसको आर्थिक विकास से जोड़कर जब जनता के लिए काम किया जाता है तो वो भी अभिभूत होकर प्रधानमंत्री को उतना ही प्यार करती है। बिल्कुल, और उसका कहीं ना कहीं हम असर जो है लोकसभा चुनावों में देखते भी हैं, क्योंकि काशी की अगर हम बात करें, बनारस की बात करें, तो वहाँ पे पिछले कुछ सालों में और अब कितना अंतर हुआ है ये जमीनी स्तर पर सभी लोग देखते हैं वहाँ की तस्वीरों के जरिए। उद्योग जगत की बात की जाए, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से हम उसे देखें, बिल्कुल किस तरह से एक नींव बनकर उभर रहा है बनारस। इसका हमने हर जगह उदाहरण देखा और कई बार हमने देखा है कि कई और राज्यों के लिए वो जो एक प्रतिस्पर्धा है वो भी कहीं ना कहीं क्रिएट की जाती है, ताकि किस राज्य ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया। और लगातार हमने देखा कि बनारस की अगर बात की जाए, जिसमें काशी तमिल संगमम भी हुआ था, किस तरह से संस्कृतियों के मेल को जोड़ते हुए राज्य ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल आंचल, मुझे बहुत जो चीज़ें याद आ रही हैं, कुछ साल पहले जब मैं वहाँ पर गई तो काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ, जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा, मतलब हालत ख़राब थी। लेकिन अब इन दिनों जिस तरीके की तस्वीरें वहाँ से सामने आती हैं, सभी लोग खुश भी हैं, साथ ही उनका ये कहना होता है कि हम जिन उम्मीदों के साथ हमने प्रधानमंत्री को चुना था वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जो विकास है काशी का वो पूरी तरीके से हो रहा है और काशी जो है वो दिन रात चौगनी तरक्की लगातार कर रहा है। एक सांसद के रूप में देखिए आपका यही कर्तव्य है, इसलिए जनता आपको चुनती है। आप लोगों से चुने हुए वोट पाकर जब पहुंचते हैं और फिर आप काम करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर भी, तो आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। खैर, हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया।
आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो थे जो इस वक्त वाराणसी के दौरे पर हैं और वहीं प्रधानमंत्री संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर उनकी 25वीं प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। ललित कला अकादमी के बनाए गए प्रतिमा को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने ललित कला अकादमी के निदेशक डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला से इस पर विशेष बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला जो ललित कला अकादमी में निदेशक हैं संस्कृति विभाग की, उनसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं और एक 25 फीट की प्रतिमा है ये संत रविदास की, इसका शिलान्यास किया था। इसके साथ ही साथ एक सड़क और एक भवन का और सबका अनावरण करने आ रहे हैं। ये मूर्ति 25 फीट की है और ब्रॉन्ज की बनी हुई है और ये राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग ने यूपी टूरिज्म के लिए बनाई है और ये बहुत अच्छी पहल है कि मोदी जी आ रहे हैं और अनावरण इसका होगा और सभी में खासा उत्साह देखा गया है। इस प्लेस को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। इस प्लेस को हम ये कहेंगे कि प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है और ये लगभग 3400 किलोग्राम्स की मूर्ति है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली है और ब्रॉन्ज की ये मूर्ति है तो हम ये कह सकते हैं ब्रॉन्ज में जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो इस वजह से आप चारों तरफ देख सकते हैं कि और इस मूर्ति की वजह से काफी खूबसूरती भी बढ़ी है और काफी दूर से आप देखेंगे कि विजिबिलिटी है इस मूर्ति की। संस्कृति विभाग ने कुछ आकलन किया होगा कि बीते 8-10 वर्षों में, जब से मोदी जी 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े, और अब कितने पर्यटक बढ़ गए होंगे जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं जो अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। न केवल हम देख रहे हैं सनातन धर्म बल्कि तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। जी, काशी हमारी इतनी पुरानी नगरी है और ऑफ कोर्स कॉरिडोर बनने से लोगों का मानना है लगभग 6-7 गुना पर्यटक यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और काफी चहल पहल भी देखने को मिलती है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि अभी तक नहीं डेवलप हो पाए थे, जिनको चिन्हित करके डेवलप किया जा रहा है। और अभी अयोध्या में हम लोग थे तो अयोध्या में देखिए पूरी नगरी किस तरह से बदल गई है और बनारस में भी एक नयापन देखने को मिल रहा है। तो श्रद्धा शुक्ला है जो निदेशक हैं संस्कृति विभाग की वाराणसी में, बता रहे थे कि 25 फीट की ये प्रतिमा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वाराणसी से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आपको सुप्रभात और आपके साथ पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, खास तौर पर संत रविदास की जन्मस्थली से आप जो ललित कला अकादमी है उनकी निदेशक से बात कर रहे थे। सवाल मेरा ये है कि संत रविदास उन संतों में से हैं, जब हम बात करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तो उनकी वाणी उसमें अंकित है। ये इस बात की परिचायक है कि किस तरह से तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की सोच संत रविदास की थी और ऐसी ही सोच के परिचायक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसीलिए इस तरह के संतों का सम्मान करना, उनके चरित्र का निर्माण करना अपने आप में एक सकारात्मक पहल। बहुत महत्वपूर्ण बात आंचल आपने कही। हम जानते हैं कि जब भक्ति आंदोलन चला 15वीं शताब्दी में, उस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण संतों में गिनती होती है गुरुदास की। ऐसे में जो प्रश्न देके आपने कहा कि उनकी जो वाणी है उसको स्थान गुरु ग्रंथ साहिब में दिया गया और हिंदू और सिख धर्म में के मानने वालों में बहुत बड़ी तादाद है, श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी तादाद है, रैदासियों की, जो हम देखते हैं कि उनके अनुयायी हैं। और आप हमारे ठीक पीछे, चूंकि हम उतना कैमरा दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन एक लंबी कतार है। जब ये
जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पर जहाँ उनका जन्म स्थान है, जहाँ पर मंदिर बना है, वहाँ दर्शन के लिए आया है। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कितने उनके प्रति जो उनके अनुयायी हैं कितने श्रद्धा रखते हैं। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में जो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले और सिख धर्म के मानने वाले तमाम रैदासी रहते हैं, वो नियमित तौर पर हर वर्ष एक तरह से देखें तो उनके जन्म स्थान पर आते हैं। और ये एक ऐसा मौका है जब इस जन्म जयंती समारोह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यहाँ पर एक पार्क का निर्माण होना है, भव्य प्रतिमा जो 25 फीट की बनाई गई है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जो श्रद्धालु आए हैं, जो अनुयायी आए हैं, उनको संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मत्था टेकने के बाद। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जो भारत का जो गौरवशाली एक तरह से कहें परंपरा रही है, उसको लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते रहे। और यही वजह है कि जब वो अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, महापुरुषों के जन्म स्थान पर जाते हैं। तो ये उस कड़ी में आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि 2 दिन के दौरे पर कल देर रात को पहुंचे वाराणसी। और आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे उन्होंने जो एक पुल का अनावरण किया था वहां खुद देखने गए। और उस पुल से कितना एक तरह से जाम कम हुआ है वाराणसी में। तो एक आर्थिक विकास तो हम जानते हैं कि वाराणसी की कायाकल्प हुआ ही है, लेकिन जो दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है और यहाँ की जो पहचान रही है, उसको किस तरह से और मजबूत किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, वो भी वाराणसी में दिखाई देता है, काशी में दिखाई देता है। बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर विशाल बैरिस्टर भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सौगात आज वाराणसी वासियों को मिलने जा रही हैं। इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कई सारी सौगात जो है वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों से ये जुड़ी हुई है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे जो लोग हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है जब उनके प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। और विशाल, क्योंकि BHU में आप मौजूद हैं और वहां पर तमाम छात्रों को आज पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जो तमाम प्रतियोगिताएं हैं उससे जुड़े हुए, आपने छात्रों से भी वहां पर बात की थी। किस तरह का उत्साह है और कैसे ऊर्जा मंत्र फूकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? विशाल के पास जाएंगे कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ क्योंकि लगातार शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब हम बात करते हैं धार्मिक पर्यटन की, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में काशी उभर कर सामने आए। कई राज्यों के लिए हम देख सकते हैं उसको मॉडल के रूप में स्थापित किया गया। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर आप देखें तो कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं काशी में, अब की काशी और आज से कुछ सालों पहले की काशी? देखिए, 2014 से पहले जब कोई काशी आता था, हम जानते हैं कि बहुत पुरातन नगरी है और देश ही नहीं दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन एक शिकायत करते थे कि काशी में साफ सफाई नहीं है, काशी के घाट साफ नहीं है, बिजली के तार लटकते हुए नजर आते हैं और बहुत जाम होता है। एक तरह से देखें तो यहाँ आने में और उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था जब काशी में वो विभिन्न जगहों पर जाते थे। अब आप 2024 में देखें तो एक तरह से पूरी काशी बदल चुकी है। आप काशी आने के लिए जो मुख्य सड़क मार्ग के रास्ते हैं, आप देखिए कि हाईवे उनका चौड़ीकरण हुआ है, रिंग रोड बनाई गई है। आप शहर के अंदर आए तो भूमिगत केबल जो घाट से किनारे काफी दूर तक, तकरीबन 3 किलोमीटर तक कह सकते हैं कि आपको बिजली तार लटकते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। और काशी की गलियां सुंदर बनाई गई हैं, सड़कें सही बनाई गई हैं, सीवर लाइन की व्यवस्था की गई है। और जो मुख्य पहचान है काशी की, काशी के घाट, 80 घाट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वच्छता अभियान को विस्तार दिया था, वहां पर खुद फावड़ा चलाया था। आज आप पाइए तमाम घाट वो दिखाते हैं कि काशी कितनी साफ सुथरी हुई है, यहाँ स्वच्छता को लेकर कितना कुछ काम हुआ है, जागरूकता हुई है। और सांस्कृतिक विकास की जो यात्रा है वो दिखती है। काशी में नमो घाट बनाया गया है। कल हमने तमाम लोगों से बातचीत की, वो उस घाट की खासियत की चर्चा कर रहे थे। लेकिन सिर्फ घाट, सड़क या बुनियादी ढांचे ही नहीं, आप पूरे काशी में देखिए मेडिकल सुविधाएं जिस तरह से बढ़ाई गई, बेड की जो सुविधा है BHU अस्पताल में बढ़ाई गई, नई नई तकनीक के जरिए हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है। हर डिपार्टमेंट
को और बेहतर और सुदृढ़ बनाया गया है। बीएचयू में देखिए तो बहुत एक तरह से काम हुआ है। आज ही सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता हो या इस तरह के तमाम प्रतियोगिता रखकर जो छात्र आगे आना चाहते हैं उस तरफ ध्यान दिया गया। तो दरअसल काशी एक मॉडल के तौर पर उभरा है कि कैसे भारत का विकास किया जा सकता है, कैसे संस्कृति को साथ लेते हुए, कैसे अपनी पहचान को मजबूत करते हुए, कैसे लोगों को साथ लेते हुए। क्योंकि आप जब काशी आइए तो यहाँ ध्यान रखा गया है कि जो नाविक है, जो घाट पर जो जिनका जीवन यापन जिसके जरिए चलता है, उनकी चिंता की जाए। जो रेहड़ी पटरी वाली है उनकी चिंता की जाए। तो काशी सिर्फ सांस्कृतिक विकास का प्रतीक नहीं बना है, काशी सिर्फ आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं बना है, काशी सबको साथ लेकर समता के साथ सभी के सहयोग और प्रयास के साथ कैसे आगे बढ़ा सकता है उसका एक प्रतीक बना हुआ। और आज जब हम जन्म जयंती समारोह पर यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ जो लोग आए हैं, गुरु की जो एक शिक्षा है वो इसी तरफ जाती है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, सभी को अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल, बदलती हुई काशी, संवरती हुई काशी, जिसमें अब हम देखेंगे कि आज सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ जो शूटिंग रेंज है उसका भी अनावरण होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से जब हम शिक्षा की बात करते हैं, हम खेल जगत की बात करते हैं, हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से, आज काशी वासियों के लिए बड़ा दिन। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपसे तो अब लगातार 10 बजे के बाद इस खास खबर पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि देश के करोड़ों किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के एफआरपी में 8% की वृद्धि करते हुए 340 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस फैसले से गन्ना उत्पादक किसानों के बीच भी खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। आज जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य 340 रुपये किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और अपने देश की जनता किसान बहुत प्रसन्न है और मोदी सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सरकार द्वारा जो आज कैबिनेट में गन्ना किसानों के लिए जो रेट निर्धारित किए हैं, इससे सभी किसान खुश हैं और आने वाले समय में और जिस मूल्य से 340 रुपये मूल्य से जो खरीदी की जाएगी, उससे सभी को फ़ायदा मिलेगा किसानों को, और हम इस फैसले से सहमत हैं और मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो आज सूचना प्रसारण मंत्री ने जो जारी किया है कि किसानों के हित के लिए गन्ने की जो खरीदारी है उसमें 340 रुपये प्रति क्विंटल जो उन्होंने बढ़ोतरी की है, कि किसानों को उनकी जो आर्थिक है उस आर्थिक स्थिति है उसको लेके जो 340 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ोतरी की है उनने खरीदी पर निर्धारण किया है, उसको लेके किसानों के मन में काफ़ी अच्छी खुशी दिख रही है।
तो किसान संगठनों ने सैलरी कूच को लेकर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। अब हरियाणा पुलिस नुकसान की भरपाई करने के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति को कुर्क करेगी, साथ ही बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की घोषणा की। पुलिस ने कहा कि किसान नेताओं के भड़काने पर शंभू सीमा पर किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसकी वजह है कि 30 जवानों को चोट आई, एक पुलिसकर्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 की मौत हुई है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसान संगठनों के ऐसे पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अब अमल में लाई जा रही है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब एक दुख की खबर भी आज सामने आई, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह करीब 3 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी गांव में 2 दिसंबर 1937 को मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। मनोहर जोशी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल है। उन्होंने 1967 में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। साल 1968 से 70 के दौरान मनोहर जोशी मुंबई के निगम पार्षद रहे और 1970 में स्थायी समिति के सभापति रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र विधानमंडल के भी सदस्य रहे हैं। साल 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। 13वीं लोकसभा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी वो शामिल हुए। मनोहर जोशी साल 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुर्खियों का और जानते हैं अभी खास सुर्खियां क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे विकास की सौगात। काशी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। वायुसेना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज अंतिम दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल चर्चा में शांति और सुरक्षा पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का 86 साल की उम्र में निधन। दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में थे भर्ती। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने वर्ष 2027 तक भारत की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जताया अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 2 साल पूरे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा G20 देश रूसी आक्रमण को रोककर चाहते हैं शांति। अमेरिका रूस पर लगाएगा नए प्रतिबंध। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच आज से रांची में चौथे टेस्ट की शुरुआत। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम अजय बढ़त के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर है। एजेंसी की वेबसाइट के अनुसार रेटिंग 30 जनवरी से 5 फरवरी तक इकट्ठा किए गए डाटा पर आधारित है। और अब बात रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण की, जिसका आज अंतिम दिन है। बीती 21 फरवरी से राजधानी नई दिल्ली में चल रहे इस वार्षिक सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बार कार्यक्रम का विषय था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। आज रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल चर्चा में शांति और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। तो आज रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का अंतिम दिन है। पहले दिन हमने देखा था कि प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, साथ ही साथ जो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे वो प्रमुख वक्ता थे पहले दिन। कार्यक्रम का विषय चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। 9वें संस्करण का आज अंतिम दिन। किस तरह से तमाम देश और जो उनके विदेश मंत्री हैं उनके लिए रायसीना डायलॉग एक बहुत बड़ा मंच विचारों के आदान प्रदान के लिए। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी रायसीना डायलॉग में भाग लेने वाले जो कई देशों के रक्षा प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की है, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा के सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। रायसीना डायलॉग का ये 9वां संस्करण, जहां पर हमने देखा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने कई राष्ट्रों के जो प्रमुख हैं डिफेंस से जुड़े हुए उनके साथ मुलाकात की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल के साथ मुलाकात कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी उन्हें दी। सुकांत मजूमदार को संदेश खाली थाने के सामने धरना देने पर बीते कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में धारा 144 केवल भाजपा के लिए लागू है। कि 144 अभी सिर्फ बीजेपी के लिए ही लगा हुआ है, क्योंकि टीएमसी के एमएलए तो 50 लोग लेके घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए तो 144 नहीं है। इट्स ए पार्शियल 144 ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ बीजेपी वर्कर्स एंड बीजेपी लीडर्स। फॉर अदर्स, स्पेशली फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तीनों भाई वहाँ पे जमींदारी चलाते थे, वहाँ के बादशाहत चलाते थे और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे तैयार करके रखी है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। आज जाके महिलाएं आवाज उठा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात यात्रा के दौरान सूरत जिले में स्थित काकरापार परमाणु संयंत्र का दौरा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 3 और यूनिट 4 में 2 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए। ये देश का सबसे बड़ा स्वदेशी डिजाइन और निर्मित PHWR है। और यूनिट 3 और 4 से क्या होंगे फायदे, NPCIL के CMD भुवन चंद पाठक से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र में आज 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 को देश को समर्पित किया गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापार के CMD मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। गुजरात में ये देश की दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पार्क है और वो भी पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। और इस तरह के हमारे और इसको इन 2 यूनिट को छोड़ के 14 और रिएक्टर डिफरेंट स्टेजेस के में है, जिसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस तरीके के और भी यूनिट लगाए जाएंगे जिसकी तैयारी चल रही है। तो कहाँ कहाँ जानकारी है कि उसकी तैयारी अभी चल रही है। 700 मेगावाट रिएक्टर PHWR टेक्नोलॉजी हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है और हम इस तरह के 16 रिएक्टर हम अभी डिफरेंट स्टेजेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें 2 रिएक्टर अभी पूरे हो गए हैं। अगले 2 रिएक्टर जो शीघ्र ही
आ सकते हैं वो है राजस्थान 7 और 8 जो कोटा राउतबाटा में स्थित है। उसके अलावा 2 यूनिट हमारे हरियाणा 1 और 2 में कार्य प्रारंभ हो गया है। कैगा 5-6 में हम शीघ्र ही काम शुरू करने वाले हैं। इस तरह से टोटल जो पावर हम एनहांस करने वाले हैं देश में 2031-32 22,480 मेगावाट हम लोग कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। कई राज्यों को इससे फायदा होगा, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, उनको बिजली आपूर्ति मिलेगी। तो इसमें कितने स्टेट हैं? अभी हम जो 700 मेगावाट की टेक्नोलॉजी पे जो रिएक्टर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें 4 रिएक्टर राजस्थान में आने वाले हैं, माही बांसवाड़ा में, 2 रिएक्टर छुटका मध्य प्रदेश में आने वाले हैं और 4 ऐसे रिएक्टर हरियाणा हिसार में आने वाले हैं और 2 रिएक्टर कैगा कारवार के पास में कर्नाटक में आने वाले हैं। तो इन राज्यों को इसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन देश को ग्रिड में इतनी मेगावाट एक ग्रीन एनर्जी हम दे पाएंगे जिससे काफ़ी कार्बन एमिशन हमारा कम हो जाएगा देश में। ये थे हमारे साथ NPCIL के CMD और जिन्होंने बताया कि आज के वक्त में जो रिएक्टर है जो उसकी क्या ज़रूरत है और भारत जबकि पूरी दुनिया के सामने जिसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसमें इसका कितना योगदान है। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, काकरापार। और भारत राष्ट्र समिति से एक दुखद खबर आ रही है जहां की विधायक लस्या नंदिता की कार दुर्घटना में मौत हुई है। यह हादसा हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुआ है। लस्या नंदिता जिस कार में यात्रा कर रही थी उसने अचानक से नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से जा टकराई। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी कार तेज रफ्तार में थी। ऐसे में डिवाइडर से टकराने पर लस्या की मौके पर ही मौत हुई। कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लस्या पहली बार विधायक बनी थी। और चलिए नए सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD न्यूज़। हेलो शीला दिस साइड। आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा। गलती से मिस्टेक। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। भाई साहब UPI कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए और करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, इनका मैं रखता हूँ। लाओ फोन रख वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अब अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। तो हमारी सहयोगी संध्या भी हाजिर हैं। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप आज अखबार जगत से हमारे दर्शकों के लिए? जी आंचल, भारत बनेगा 10,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी, ये विश्वास जताया है विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर भारत है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने भी अपने मार्केट पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है। इसके अलावा एक और खबर रोजगार से जुड़ी हुई है। दरअसल मिंट की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि IT क्षेत्र में 6 महीने में 40,000 नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार के द्वार खुलेंगे। बताया गया है कि वर्ष 2024 में IT क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो उपखंड है, यानी कि IT सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो या डिवाइस का सेक्टर हो, इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से आज बताया गया है। इसके अलावा एक और खबर आज सभी अखबारों में हमें पहले पेज पर देखने को मिली है। दरअसल प्रधानमंत्री कल गुजरात के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की और उन्होंने जो संबोधन दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि किसानों को उद्यमी बनाने के मिशन पर केंद्र सरकार है और उन्होंने ये भी कहा कि किसान भाइयों के कल्याण के लिए हर प्रतिबद्धता पूरी होगी। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शनकारी है, उसमें किसान नेताओं और युवाओं में
मतभेद देखने को मिल रहा है। और आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर बताया है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये अब इस फूट के चलते लौटने लगे हैं। इसके अलावा एक और खबर जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर ली है और बाकी अन्य अखबारों में भी हमें देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवसारी में अपने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के गाली देने से 400 से अधिक सीट जीतने का संकल्प और मजबूत होगा। तो उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए ये टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि अपनी जीत के बारे में जो टिप्पणी की जा रही है उसको लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है। और चलते चलते आपको एक और खबर से रूबरू करा देते हैं जो कि हरी भूमि अखबार के देश पेज पर देखने को मिली है। दरअसल संदेश खाली में जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला है इसको लेकर के आज एक खबर प्रकाशित की गई और बताया कि पीड़िताओं की आप बीती सुनेंगे पीएम, हालातों का जमीनी जायजा भी लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और बंगाल के ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ये बात कही है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री वहां रैली करेंगे और इसके अलावा जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक विशेष संबोधन का कार्यक्रम भी उनका रहने वाला है। तो आज के अखबारों में ये है अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई तमाम अलग अलग खबरें और साथ ही सकारात्मक खबरें। बिल्कुल, और जो आखिरी खबर आप समेट कर लाई संध्या, वो संदेश खाली से जुड़ी उन पीड़ितों के लिए बहुत अहम है जब प्रधानमंत्री खुद उनसे संवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अखबारों में से बहुत बेहतरीन सुर्खियां हम सब के लिए समेट कर लाने के लिए संध्या। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों को फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल पूरे हो गए। दोनों देशों के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद रियो डी जेनेरियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी G20 देश चाहते हैं कि रूस अपनी आक्रामकता को समाप्त करे और शांति बनी रहे। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिका कल 500 से ज्यादा ठिकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। उप अमेरिकी ट्रेजरी सचिव वैली एडेमो ने घोषणा की कि प्रतिबंध रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर और तीसरे देशों की कंपनियों पर केंद्रित होंगे जो माल प्राप्त करने में रूस की सहायता कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की मौत के बाद पेरिस में जमकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी पुतिन के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। धरती से कोसों दूर चांद पर अब पहली वाणिज्यिक लैंडिंग हो गई है। अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने ये उपलब्धि हासिल की है। इंट्यूटिव मशीन्स का नोवा सी लैंडर चांद पर पहुंचा है जिसकी रॉकेट का नाम ओडिसियस अंतरिक्ष यान है। स्पेन के वेलेंशिया में भीषण आग लगने से भारी तबाही मची। आग के प्रकोप ने 2 इमारतों को अपनी चपेट में लिया। दमकल विभाग ने कर्मियों की अगर बात की जाए तो पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को सुरक्षित बचाया और आग पर भी काबू पा लिया। और चलिए नया सवेरा के सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आ रही अच्छी खबर, जहां वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए आशावादी दृष्टिकोण का अनुमान व्यक्त किया। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज के अनुमान के मुताबिक भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये एक सकारात्मक अनुमान है जेफरीज द्वारा जताया गया कि 2027 तक भारत में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पिछले 10 वर्षों में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए हैं। साथ ही अगले 4 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। जेफरीज का ये एक सकारात्मक अनुमान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जताया गया। वहीं 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और भारत का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दर्जा अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के तुलना में ये बरकरार रहेगा। वर्ष 2030 तक भारतीय शेयर बाजार देखिए आप $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हालांकि सिंगापुर के शेयर बाजार को हम पहले ही पछाड़ चुके हैं और वर्तमान में भारत का बाजार अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद दुनिया में 5वें स्थान पर है। लगातार जो इक्विटी में उसमें लोग निवेश कर रहे हैं। बीते 10 साल में इंडिया की जीडीपी में 7% CAGR से तेजी देखी गई है और 2030 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन
की अगर बात करें, यानी मार्केट कैप की अगर बात किया, तो $10 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तमाम जो कंपनीज हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करती हैं, आप देखिए कि वो भी अपना मार्केट कैप बढ़ा रही है। जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं उससे भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते हुए। और चलिए अब व्यापार जगत के बाद बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला आज से रांची में खेला जाएगा। सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है और ऐसे में टीम इंडिया की नजर रांची टेस्ट को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने पर होगी। भारतीय टीम में बुमराह को आराम दिया गया, तो वहीं इस मैच में इंग्लैंड के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। इंग्लैंड की टीम चौथे टेस्ट को जीतकर सीरीज में वापस आना चाहेगी। और अब बात करते हैं ग्लैमर वर्ल्ड की। आज तो सिनेमैटिक डे भी है, तो उस लिहाज से ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपके लिए। तो हम जैसे तमाम लोगों के लिए आज सिनेमा लवर्स डे है। आज देश के तमाम बड़े फिल्म प्रदर्शक सिनेमा के दर्शकों को सिनेमाघरों में लगी सारी फिल्में बहुत कम दरों पर दिखाने वाले हैं। तो आज सामान्य सिनेमाघरों में सामान्य सीटों के लिए आपको सिर्फ 99 रुपये देने हैं। तो आप जाइए और जाके फिल्म का आनंद लीजिए। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा हाल ही में माया देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंची। मंदिर में दर्शन करते हुए मोनालिसा ने एक रील भी शेयर की है। गुल्लक के निर्माताओं ने सीरीज के चौथे सीजन की शूटिंग पूरी की। ये सीरीज एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन के सच को दिखाती है। गुल्लक सीजन 3 की शूटिंग की वजह से जो पूरी हुई है, फैंस में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आलिया भट्ट की थी, इसमें वो निर्माता करण जौहर की फिल्म जिगरा में नजर आई। ये फिल्म बनी हुई है इंद्राणी मुखर्जी, जिन पर कई आरोप लगे थे। उनकी सीरीज जो है वो पूरी हो गई है और आज ये सीरीज रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है इंद्राणी मुखर्जी से जुड़ी हुई। और आइए अब दिखाते हैं आपको देश भर से जुड़े मौसम का हाल। तो अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम में अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। साथ ही गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान और साथ ही साथ मुजफ्फराबाद में ओले पड़ने की भी संभावना है। वहीं बात की जाए मणिपुर, शिलोंग और असम की, यहाँ पर मौसम ने करवट ली है। हालांकि अगर बात की उत्तर भारत की यानी राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ पर अब तापमान थोड़ा बढ़ने लगा है। आइए अब रुक करते हैं तमाम राज्यों को और देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है आपके राज्य में। और इसी के साथ चलिए आज के नए सवेरा में बस इतना ही, लेकिन आप जाते जाते आपको दिखाते हैं गुजरात के द्वारका में गोमती घाट पर शो की कुछ खास झलकियां। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद और हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।